सभी विद्यार्थियों का छवि कैरेट इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। हमने आपको रामबाण सीरीज के तहत करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहली सीरीज के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर जुलाई तक होंगे और जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपी ट्रिपल एससी और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण ही करंट अफेयर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इनकी प्रबल आने की संभावनाएं हैं। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न है अपोलो 11 को लेकर। देखिए, अपोलो 11 मिशन यानी अपोलो जो मिशन है वो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए। चंद्रमा की सतह पर उतरने में जो पहली चीज़ें सफलता प्राप्त की थी मानव के लिए, वो था अमेरिका। अमेरिका ने इसे अपोलो मिशन नाम दिया था। अपोलो मिशन के तहत 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा की कक्षा में एक यान भेजा जाता है, जो वहाँ पे 20 जुलाई 1969 को उतरता है। उस यान में 3 लोग सवार होते हैं। एक का नाम नील आर्मस्ट्रांग, एक का नाम माइकल कॉलिंस और एक का नाम है बज एल्ड्रिन। जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन दो जो व्यक्ति होते हैं, ये चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति होते हैं। परंतु उस यान का जो संचालन का कार्य करते हैं, देखरेख का कार्य करते हैं, उनका नाम होता है माइकल कॉलिंस। हाल ही चर्चा में इसलिए है क्योंकि माइकल कॉलिंस जो कि अमेरिकी व्यक्ति है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस प्रकार माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है और आर्मस्ट्रांग का निधन पहले हो चुका था। तो यानी 2 व्यक्ति जो है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले अपोलो 11 मिशन से संबंधित थे, इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में बज एल्ड्रिन इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले अपोलो 11 मिशन में जीवित बचे हैं, यानी बज एल्ड्रिन। तो अपोलो मिशन यानी 11 चंद्रमा की सतह पर उतरने से संबंधित था और जो कि अमेरिका के द्वारा भेजा गया, 3 लोगों को भेजा गया था और इन तीनों लोगों में हाल ही में माइकल कॉलिंस की मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है और पहले नील आर्मस्ट्रांग की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में जो जीवित व्यक्ति है उनका नाम है बज एल्ड्रिन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो एक इस्लामिक स्टेट को लेकर है। उस इस्लामिक स्टेट का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब जिसके प्रेसिडेंट का अगर हम नाम देखें तो इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान इसके प्रेसिडेंट हैं और सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद और वहाँ की मुद्रा की बात करें तो उस मुद्रा का नाम है रियाल। ये एक अरबी देशों का संगठन है, अरबी देश में है, यानी अरब सागर के पास स्थित एक देश है जो कि एक इस्लामी कंट्री है। लेकिन हाल ही चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि भारत में रामायण जो राम से संबंधित है और कौरव पांडवों से संबंधित महाभारत, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को अपने यानी वहाँ पे देश के नागरिकों को इतिहास के चैप्टरों में इनके बारे में बताया जाएगा। यानी वो पहला इस्लामिक देश है जिसने रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई चीज़ों को, जो हिंदू धर्म से संबंधित था, उसको पढ़ाने के लिए जो स्वीकृति प्रदान की है, उसका नाम है सऊदी अरब। रामायण की बात करें तो रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला की बात करें, अगला प्रश्न है ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर। देखिए, कोरोना के कारण बहुत सारे व्यक्तियों को ऑक्सीजन के कारण मृत्यु हो गई। इस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई ट्रेन चलाई गई। उस ट्रेन का नाम रखा गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस
जो ट्रेन चली इसके तहत सभी राज्यों तक ऑक्सीजन सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए ये ट्रेन चलाई गई, यानी देश में पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। ये ट्रेन मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच चलाई गई। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस है जो श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ऑक्सीजन तो स्वयं नहीं जलती है, लेकिन जलने में सहायता प्रदान करती है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायता प्रदान करती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक गार्डन को लेकर। देखिए, वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट जो बनाया गया है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनाया गया है। ये हमारे देश का पहला ऐसा अपार्टमेंट होगा जो कि बेंगलुरु में बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है माना फॉरेस्टा। माना फॉरेस्टा इसका नाम भी रखा गया है। और बात करें तो ये बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी का नाम है बेंगलुरु। तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट जो है वो बेंगलुरु में बनाया गया है। और हम बात करें तो ये इटली के देख करके भारत में इसे बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है पुरस्कार को लेकर। देखिए, कलिंग रत्न सम्मान 2021। कलिंग रत्न सम्मान की बात करें तो इस पुरस्कार को 2007 में सरला, ये कवि हुई है सरला साहित्य सांसद के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा कि इस पुरस्कार के 2021 में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा यह पुरस्कार विश्व भूषण हरिश्चंद्र को यह पुरस्कार दिया गया। अगर हम विश्व भूषण हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो यह विश्व भूषण हरिश्चंद्र जो है वो राज्यपाल है। और ये राज्यपाल कहाँ के हैं? तो ये राज्यपाल आंध्र प्रदेश के हैं। तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी विश्व भूषण हरिश्चंद्र को दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल है दिवस को लेकर। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य के लिए ही यानी विश्व में एक संस्था का निर्माण हुआ था, एक संस्था का गठन किया गया था जिसे हम WHO कहते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसके वर्तमान इसके महासचिव की बात करें तो इनका नाम है रॉबर्ट अज़ोवेदो, जो कि पुर्तगाल के हैं। लेकिन हाल ही में यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। और 7 अप्रैल को जो मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसकी थीम है सभी के लिए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। यानी सभी के लिए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये इसकी थीम है। यानी 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की इसकी थीम रही है। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अगला सवाल है चंदा नायडू को लेकर। चंदा नायडू की बात करें तो चंदा नायडू जो कि सी के नायडू यानी भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट प्लेयर, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट के सबसे जो पहले कप्तान थे उनका नाम था सी के नायडू की बेटी थी जिनका नाम था चंदा नायडू। चंदा नायडू जो थी वो देश की पहली महिला थी जिन्होंने
कमेंट्री करने की शुरुआत की थी। यानी देश की पहली महिला कमेंटेटर यानी चंदा नायडू, जो कि सी के नायडू की बेटी थी, इनका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका संबंध था मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ नगर इंदौर से। इंदौर भारत का ही सबसे स्वच्छ नगर है, सबसे स्वच्छ जिला है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के इंदौर से इनका संबंध था, यानी चंदा नायडू का, जो कि देश की पहली महिला कमेंटेटर थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन को लेकर। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे के जनक कहलाते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे के बीच पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई। लेकिन ये ट्रेन पहले कोयला से चलती थी, फिर पेट्रोल से चलती थी। वर्तमान में अधिकतम ट्रेनें बिजली से भी चलाई जा रही हैं, ताकि जो ईंधन है, ईंधन की खपत है, जो लिमिटेड ईंधन है, उनकी आवश्यकता को कम किया जा सके। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा हर रेलवे जोन को पूरी तरीके से विद्युतीकरण किया जा रहा है। उसी क्रम में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन 100% यानी 100% ये भारत का पहला ऐसा रेलवे जोन बना है जो पूरी तरीके से विद्युतकृत हो गया है, यानी इलेक्ट्रिक हो गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग ट्रैक इसका 3012 किलोमीटर ट्रैक इसका पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो गया है, यानी बिजली से संचालित हो गया है। और ये हमारे देश का पहला ऐसा रेलवे जोन है जो पूरी तरीके से विद्युतीकृत हुआ है। अगर हम पश्चिमी रेलवे जोन की बात करें, पश्चिमी रेलवे जोन जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2013 को की गई थी, और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जबलपुर। इसका मुख्यालय है जबलपुर। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे। देखिए, वैसे तो 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन के होते थे, लेकिन हमारे देश के द्वारा, खासकर प्रदेश के द्वारा ही 14 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है, यानी 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा, और इनके बीच की दूरी की बात करें तो इनके बीच 96 किलोमीटर दूरी होगी। इनके बीच जोड़ने के लिए योगी सरकार द्वारा 14 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ऐसा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे है, यानी भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ तक जोड़ेगा। इसे 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो देश का 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली से किसको जोड़ेगा? मेरठ को जोड़ेगा, जिसे 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कार्निकेव कोव। देखिए, कार्निकेव कोव जो है ये एक रूस की वैक्सीन है, और ये रूस की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि पशुओं के लिए बनाई गई है, और पशुओं में कोरोना यानी कोविड-19 के रोकथाम के लिए बनाई गई है। यानी रूस के द्वारा कोरोना रोकथाम के लिए, यानी कोविड-19 वायरस रोकथाम के लिए ही पहली पशुओं के लिए वैक्सीन बनाई गई है, जिसका पंजीकरण भी किया गया है। यानी कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन, जिसका नाम है कार्निकोव। ये जो है ये वैक्सीन रूस के द्वारा बनाई गई है, और रूस की फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। और ये विश्व की पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो पशुओं में कोरोना से होने वाले जो गंभीर लक्षण होंगे उनको बचाने का कार्य करेगी। वहीं रूस की बात करें तो रूस ने दुनिया में सबसे पहले मनुष्यों के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, जिसका नाम था स्पुतनिक 5 जो है ये कोरोना से रोकथाम के लिए रूस के द्वारा मानव के लिए बनाई गई पहली वैक्सीन का नाम था। अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला सवाल है पंजाब को लेकर। पंजाब जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसकी राजधानी की बात करें तो जिसकी राजधानी का नाम है चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके मुख्यमंत्री हैं। हाल ही चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने महिलाओं के लिए और वहाँ की लड़कियों के लिए, यानी जो पंजाब की महिलाएं और लड़कियां हैं उनके लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। यानी महिलाओं, यानी ऐसा पूछा जाए कौन से राज्य द्वारा अपने नागरिकों यानी अपनी यहाँ के महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने वाला राज्य, उसका नाम है पंजाब। अगर हम ऐसे बात करें तो देश में सबसे पहले महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने वाला, मुफ्त मेट्रो शुरू करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा ये घोषणा पहले की जा चुकी है, लेकिन वर्तमान में यानी पंजाब सरकार के द्वारा अपने यहाँ की महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला बात करें तो अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका यानी अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये जो है गोरखपुर में बनाया गया है। गोरखपुर में एक झील है जिसका नाम है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल के पास एक प्राणी उद्यान यानी एक चिड़ियाघर बनाया गया है। उस चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्लाह खां के नाम पे रखा गया है। अशफाक उल्लाह खां जिन्हें फांसी फैजाबाद में हुई थी और इनके नाम से ही एक प्राणी उद्यान बनाया गया है जो कि गोरखपुर में। इस प्राणी उद्यान की बात करें तो ये प्राणी उद्यान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर भाग है उसका पहला ये प्राणी उद्यान है। यानी पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में ये पहला प्राणी उद्यान है। वैसे भारत में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हो गए हैं, यानी 3 चिड़ियाघर हो गए हैं जिनका नाम है कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर। तो कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर को लेकर उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हो गए हैं और जो तीसरा चिड़ियाघर यानी तीसरा प्राणी उद्यान बनाया गया है ये गोरखपुर में बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला सवाल है पेड़ों को लेकर। देखिए, पेड़ों को बचाने के लिए यानी पर्यावरण को बचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा और अस्पताल की व्यवस्था करने वाला पहले राज्य की बात करें, यानी पेड़ों को बचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा और अस्पताल सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो पंजाब है। इस एम्बुलेंस में डॉक्टरों की वह टीम होगी जो पेड़ों को आयुर्वेदिक तरीके से उनमें होने वाले रोगों और भी हानियों को बचाने का कार्य करेगी। तो पेड़ों के लिए एम्बुलेंस या अस्पताल सेवा को शुरू करने वाला पहला राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब की बात करते थे तो पंजाब का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। और पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ प्रदेश है। और हम अगर बात करते हैं पेड़ों के लिए तो भारत में जो मनाया जाता है यानी पेड़ों की रक्षा के लिए यानी विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगली बात करें तो अगली बात जातियों से संबंधित है, अनुसूचित जातियों से। देखिए, अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत बनाया गया है। ये आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
यानी संविधान में इसका वर्णन है। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वर्तमान में इस अध्यक्ष के नाम की ही चर्चा है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है विजय संपाला। विजय संपाला, जिनका संबंध है पंजाब से, और ये पंजाब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इससे पहले ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और इन्हें क्या किया गया है, इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसे एक संवैधानिक निकाय है, जिसे अनुच्छेद 338 में वर्णित है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर 5 सदस्यों वाली एक टीम होती है। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, और उन अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय संपाला। विजय संपाला, जिनका संबंध है पंजाब से है, जो कि पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो एक रिपोर्ट को लेकर है। देखिए, ग्लोबल विंड एनर्जी एनर्जी काउंसिल के द्वारा एनर्जी के लिए जो रिपोर्ट जारी की है, यानी वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इसमें ये देखा गया है कि पवन ऊर्जा में कौन से देश प्रथम स्थान पे हैं, कौन से देश अंतिम स्थान पे है, या कौन से देश है जो पवन ऊर्जा से सर्वाधिक बिजली का उत्पादन करते हैं, उनकी रिपोर्ट जारी की गई है। पवन ऊर्जा की बात करें तो ये एक प्रकार की ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। यानी इससे हमें जो हानियां होती है, जो सभी ऊर्जाओं से हानियां होती हैं, उनमें सबसे कम हानियां पवन ऊर्जा से होती है। जैसे अगर कोयला से बिजली बनाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, या हम तापीय बिजली बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारी गैसें बढ़ जाने के कारण वो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन पवन ऊर्जा से जब बिजली बनाई जाती है तो वहाँ पे कोई ऐसी विषैली गैसों का निर्माण नहीं होता जिससे पर्यावरण को प्रदूषित पहुँचे या पर्यावरण को हानि पहुँचे, तो इसलिए ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। इस वैश्विक पवन रिपोर्ट के आधार पर, यानी अक्षय ऊर्जा के आधार पर, प्रथम स्थान चीन को, द्वितीय स्थान यूएसए को और तीसरा स्थान जर्मनी को मिला है। वही भारत की बात करते हैं तो वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 के अनुसार से भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर रहा है। यानी भारत चौथे स्थान पर वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 के आधार पर रहा है। अगर हम सालाना की बात करें तो पवन ऊर्जा लगभग 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने का कार्य करती है। 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने का कार्य हर वर्ष पवन ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो अभ्यास को लेकर है, सैन्य अभ्यास को लेकर है। देखिए, सैन्य अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये हर वर्ष होता है। एक साल इसका आयोजन भारत में किया जाता है तो वहीं अगले साल इसका आयोजन अमेरिका में किया जाता है, लेकिन इस साल इसका आयोजन भारत में किया गया है और वज्र प्रहार का ये 11वां संस्करण है। और 11वां संस्करण का जो आयोजन किया गया वो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास जिसका नाम वज्र प्रहार है उसे आयोजित किया गया। और इस वर्ष यानी अमेरिका और भारत के बीच जो वज्र प्रहार है वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य को लेकर। देखिए,
मुफ्त स्वास्थ्य बीमा इसका मतलब होता है कि आपको एक कार्ड जारी होगा, उस कार्ड के तहत आपको सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जो कि एक तरीके से सरकारी होगा, पूरी तरीके से सरकारी होगा। ऐसे इलाज के लिए ही एक कार्ड बनाया जाता है और उसके आधार पर उस व्यक्ति का बीमा किया जाता है। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा अपने देश के नागरिकों को 100% यानी सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर और राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत उसके सीएम हैं और राजस्थान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है और इसके बगल में ही भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है। एक चीज़ और भी बता दें, राजस्थान में एक नहर है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ये जो कि सतलज नदी से निकलती है और ये नहर भारत की सबसे लंबी नहर की दर्जा प्राप्त है। यानी भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है और राजस्थान सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए गए। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन रामायण संग्रहालय को लेकर। देखिए, रामायण संग्रहालय वैसे तो राम की समस्या जो राम है वो अयोध्या से संबंधित है, लेकिन रामायण संग्रहालय अयोध्या और लखनऊ के बीच स्थित एक जिला है जिसका नाम है बाराबंकी। बाराबंकी के राम स्नेही घाट पर एक रामायण संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस रामायण संग्रहालय में विश्व के जैसे रूस, इंडोनेशिया, म्यांमार यहाँ के जो लोगों के द्वारा जो कठपुतली से संबंधित रामायण की बातों को दिखाया जाता है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। तो हाल ही में जो रामायण संग्रहालय है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बनाया जा रहा है, जो कि राम स्नेही घाट के पास। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान में लगाया गया है। राजस्थान वहाँ पे जो कृषि आधारित संयंत्र लगाया गया है ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसके लिए कुसुम योजना चलाई गई थी, उस योजना के आधार पर देश का पहला कृषि सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान के जयपुर में लगाया गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।